आज के इस एपिसोड में हम आपको एक जर्नी पे ले जाने वाले हैं। 1985 में शाहबानो केस आता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उलट दिया जाता है। कहा जाता है भाई शरिया की मान्यता के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट ईयर 1986 राम मंदिर का मुद्दा आता है। अभी हम बच्चा था, मेरे मन में आता है ये टोटल यू टर्न हो गया। अब कह रहे नहीं वो धार्मिक मान्यता बिल्कुल किनारे। अटल जी कभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में आए स्पीच देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई नेहरू जी की विदेश नीति समझ ही में नहीं आ रही है। चीन से भी दोस्ती है और तिब्बत से भी दोस्ती है, तो भाई ये नीति क्या है। मजरू सुल्तानपुरी एक आर्टिकल लिखते हैं कि नेहरू की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में हिटलर की झलक मिलती है और वो हिटलर के चेले जैसे नजर आते हैं, और 2 साल जेल। बहुत खराब शब्द है, बोलना नहीं चाहिए। हिटलर की मौत मरेगा, मौत के प्रकार बताए जाते हैं। मर जा मोदी, कब्र खुदेगी, मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और जलवाए जलाल से घूमते हैं। कौन हिटलर चाहिए भाई। ये घटना तो शायद बहुत से लोगों को ध्यान होगी। 6 दिसंबर 92 को विवादित ढांचा गिरा, उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त कर दी गई। चलिए एक बार हम मान सकते हैं ये हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी गवर्नमेंट है। उनका क्या लेना देना था जो कुछ यूपी में घटित हो रहा था। ये हिटलर शाही नहीं थी कि बात तो राह चलते किसी से पूछिए तो कहता था मोदी जी प्रधानमंत्री होने चाहिए। ये क्वालिटी कहां से आती है। हम लोग एक मंदिर में दर्शन करने गए और राजनाथ जी भी थे साथ। मंदिर में दर्शन किया, उसके बाद पुजारी कहता है बस मोदी जी को प्रधानमंत्री डिक्लेयर करा दीजिए। समस्त आसुरी शक्तियों का संहार भारत में उन्हीं के साथ हो सकता है। अगर वाकई में इतने सालों तक संघ को दबाने, नष्ट करने या फिर किसी तरह से बढ़े नहीं इसका प्रयास हुआ, तो संघ इतना बढ़ कैसे पाया, आरएसएस इतना बढ़ कैसे पाया? वामपंथ क्यों अपना महत्व खोता चला गया? जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, उस दिन 18 मई 2014 को संडे गार्डियन लंदन ने एडिटोरियल लिखा और उसका शीर्षक था कि 16th of May 2014 should be considered as a day in Indian history on which Britishers finally left India। इमाम बुखारी ने कहा था जिस दिन बाबरी ढांचे की एक ईंट हट जाएगी उस दिन ये मुल्क इतने टुकड़ों में तकसीम होगा कि आपके लिए गिनना मुश्किल हो जाएगा। ये 1987 की बोट क्लब की रैली में इमाम बुखारी ने बोला था, और उससे घबराए हुए नेतृत्व का कमजोरी तो कहता देखो ये बड़ा है, ये ताकतवर है, मुझे सता रहा है। सिर्फ हम ही दुनिया में ऐसे थे कि हम बड़े और ताकतवर थे और पड़ोस का मुल्क छोटा और कमजोर था, और हम कहते थे ये हमको सता रहा है। और इतना ही नहीं कहते, हम देखो आता है मार के चला जाता, हम क्या करें। अब हम जाते हैं, घुस के मार के चले आते हैं। जो स्थान इस शरीर में आत्मा का है वो स्थान पूरी दुनिया में भारत का है। इसीलिए आपने वर्ड गजवाए हिंद सुना होगा। चाहे वो मुगल हो या अंग्रेज हो, भारत का इतिहास भारत के दुश्मनों का इतिहास पढ़ा है। 2014 का चुनाव जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद राजनाथ जी ने आके मुझे बताया यार मोदी जी तो बहुत गजब है। मैंने सुना है अटल जी भी आपसे सलाह लेते हैं। अच्छा। तब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा हाँ कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है तो कभी कभी उनका भी फोन आ जाता है। आपको कोई छोटा सा सजेशन देना हो तो आप क्या देंगे? जैसे नरेंद्र मोदी, केजरीवाल जी दारू के नशे से बाहर आए। अगर कभी आपको मान लीजिए कोई मिनिस्ट्री ऑफर हो, आपका इंटरेस्ट इनमें से किस मिनिस्ट्री में काम करने को लेकर होगा? एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस या कोई और? बीजेपी के बाद दूसरी पार्टी जो आपको लगता है कि कुछ तो ठीक काम कर रही है, वो आपको कौन लगती है? कांग्रेस, आप, बीजेडी, टीएमसी या कोई और? आपका डिबेट में पसंदीदा ओपोनेंट कौन है जिसके साथ डिबेट करके आपको मजा आता है जब आप डिबेट शोज में जाते हैं? नमस्कार, टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा के इस खास एपिसोड में आपका एक बार स्वागत है। और टॉप एंगल, जैसे आपको मैं हर बार कहता हूं कि किसी भी विषय को, परिस्थिति को थोड़ा सा ऊपर उठकर देखने का प्रयास, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर उठकर देखने पर चीज़ें बहुत वृहद तौर पर नज़र आती हैं और स्पष्ट तौर पर नज़र आती हैं। और आज के इस एपिसोड में हम आपको एक जर्नी पे ले जाने वाले हैं, एक यात्रा पर। और वो यात्रा जो हमारे मेहमान हैं उनके जीवन से जुड़ी भी तो होगी ही, लेकिन भारतीय पॉलिटिक्स जहां आज खड़ी है 2024 में, उसकी एक जर्नी से भी जुड़ी हुई है जिस पर कभी बात नहीं होती। अलग अलग पार्टियां आज जिस मकाम पर हैं, लेफ्ट क्यों इर्रेलेवेंट होता जा रहा है, ये सारी जो जर्नी है भारतीय राजनीति की, आज उस पर भी बात करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग विषय होंगे। और हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध गेस्ट आज मौजूद हैं, सुधांशु जी। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछला आपके साथ मेरा पॉडकास्ट बहुत ही वायरल हुआ था और लोगों ने बहुत पसंद किया, और तब से डिमांड आ रही थी कि आपके साथ एक बार चर्चा और हो। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आपसे एक बार और चर्चा होनी चाहिए, और पिछली बार हमने प्रभु श्री राम पे बड़ी चर्चा की थी। लेकिन आज जिस हम यात्रा की बात कर रहे थे, राजनीति की यात्रा की, उससे पहले आपकी थोड़ी यात्रा सर डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए, आप इंजीनियरिंग करते हैं,
पीएचडी करते हैं फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। ये पॉलिटिक्स में घुसने का आपका निर्णय कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसे आ गए आप पॉलिटिक्स में? देखिए, बचपन से मुझे राष्ट्रीय मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, सांस्कृतिक मुद्दे, इन सब में रुचि बहुत थी। तो आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में मेरी रुचि बहुत थी। ठीक है, मेरा मुख्य विषय विज्ञान था और उसमें थोड़ा जिसे कहते हैं फिजिक्स के जो फंडामेंटल फिजिक्स के, थ्योरेटिकल फिजिक्स के जो एलिमेंट होते हैं, जब थोड़ा बड़ा हुआ, मतलब 10th 11th में आने के बाद उन सब चीज़ों में रुचि थी। साहित्य में भी रुचि थी, बचपन से बहुत साहित्यकार आते थे, उनसे मिलने का अवसर मिला, चूँकि मेरे पिताजी हिस्ट्री के लेक्चरर थे और माताजी हिंदी की थी। परंतु कोई भी घटना होती थी तो उसके बारे में मेरे मन में जिज्ञासा होती थी। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत छोटा था, 1981 की बात है, अनवर सादात इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, सलामी के दौरान गोली मार दी गई थी। बहुत उस समय चर्चा का विषय बना, हम बहुत बच्चे थे। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा कि ये क्या मामला है, इतना अखबारों में निकल रहा है अनवर सादात की हत्या हुई। तो उन्होंने पूरा बताया कि अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है, 4 अरब इसराइल वॉर हो चुके हैं, इसराइल को अरब देश मान्यता नहीं देते थे, इजिप्ट पहला मुस्लिम देश बना जिसने मान्यता दी। और तब आप 11 साल के थे, हाँ, 70 की आपकी पैदाइश है जी। तो 10 साल कुछ समय के। तो आप ये समझिए, अब एक इम्प्रिंट दिमाग में आया। फिर कभी कभी हमें पूछते थे कि ये वीटो पावर क्या होती है। बचपन में बड़ी चर्चा होती थी ना कि साहब सोवियत रूस ने इतनी बार वीटो कर दिया। ये सब आप उस उम्र से पूछ उस रहे हैं? उम्र में तो क्या होता था कि अब ये भी मेरा एक, मैं थोड़ा मानता हूँ कि मेरा भी भाग्य था कि मेरे मदर फादर इतने प्रबुद्ध भी थे कि वो बातें बता भी देते थे। तो इसलिए मैं आज की भी जनरेशन के जो मदर फादर्स हैं, जो हम लोग की जनरेशन के लोग हैं, उनसे मैं कहूँगा कि यू शुड बी वेल इक्विप्ड। बच्चे कई बार बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और आपको स्वयं भी अध्ययन करके तैयार रहना चाहिए। मतलब मैं इसको कहूँगा, जैसे आज ही किसी से पूछा जाए कि अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट का पूरा बैकग्राउंड बताएं, तो बहुत सारे माँ बाप को स्वयं ही नहीं पता होगा। बच्चा पूछेगा, अगर आज से पूछे कि इसराइल हमस में लड़ाई हो रही है, तो बहुत से माँ बाप को नहीं पता होगा। जबकि आज बहुत आसान है, आप गूगल पे जाएं, 5 मिनट में आपको सारा का सारा पता लग जाएगा। खैर, तो उन चीज़ों से हमारी रुचि बढ़ती चली गई। फिर बहुत से ऐसे मुद्दे आए जो दिमाग को झकझोरने वाले थे छात्र जीवन में। जैसे 1985 में शाहबानो केस आता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उलट दिया जाता है और कहा जाता है भाई शरिया की मान्यता के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भारत या स्टेट ऑफ इंडिया ये मानता है कि धार्मिक मामले में रत्ती भर भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और बिल्कुल जो धर्म कहेगा, जो मजहबी मान्यता कहेगी वो होगा, कोर्ट वोट का इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब, इफ दिस इज द एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल देन देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट ईयर 1986 राम मंदिर का मुद्दा आता है। अब अचानक, अभी हम बच्चा था, मेरे मन में आता है ये टोटल यू टर्न हो गया। अब कह रहे नहीं नहीं, वो धार्मिक मान्यता बिल्कुल किनारे, अब तो सबूत चाहिए और पक्का सबूत चाहिए, और ये भी सबूत चाहिए कि कब हुए थे, कहां हुए थे, यहीं पे हुए थे कि नहीं। तो जिसे कहते हैं एक बाल मन में ये फीलिंग आती, ये क्या है राजनीति, मतलब एक तरफ ये पैमाना और दूसरी तरफ ये पैमाना। ऐसी बहुत सी चीजें मन में आई, तो फिर विचार इस तरफ आना शुरू हुआ। यानी आपको पॉलिटिक्स में लाने में कांग्रेस का सो कॉल्ड जो वो सेक्युलरिज्म है उसका भी योगदान है? नहीं, बहुत सी इससे पहले भी हमारी बहुत सी बातें होती थी फादर से। जैसे अब वो बचपन में बताते थे कि अटल जी कभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में आए स्पीच देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई नेहरू जी की विदेश नीति समझ ही में नहीं आ रही है, चीन से दुश्मनी भी है और चीन से भी दोस्ती है और तिब्बत से भी दोस्ती है, तो भाई ये नीति क्या है? तो हमारी स्पष्ट नीति होनी चाहिए थी कोई। ऐसे बहुत सी बातें, तो बुजुर्गों के मुंह से सब बातें सुनते थे, तो फिर धीरे धीरे मन में बात आती थी कभी। अब जैसे एक छोटी सी घटना बताता हूँ। अब जब राम मंदिर का विषय आया, तो मैंने बुजुर्गों के मुंह से सुना ये बात कि 27 दिसंबर 1963 को जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो मुसलमानों की सबसे बड़ी जो पवित्र मस्जिद मानी जाती है भारत में, वो हजरत बल कश्मीर में, जहां माना जाता है कि मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है, इसलिए हजरत बल कहते हैं, इसको मुई मुकद्दस कहते हैं। अब ये खबर उड़ गई 27 दिसंबर 1963 को कि वो बाल जो है वो चोरी हो गया है। पूरे देश में जगह जगह राइट्स हो गए। पुलिस ने कहा नहीं नहीं साहब ऐसा नहीं हुआ, दैट इज बीन एज इट इज। अब उन्होंने कहा साहब शक हो गया है कि ये वही है कि नहीं। सरकार ने कहा कि हम टेस्टिंग करा देंगे, कार्बन डेटिंग करा दें, जो आप कहिए। उन्होंने कहा ना ना ना, इसमें कोई साइंटिफिक कोई बात नहीं चलेगी। ये क्या होगा साहब, वो तो हमारे मौलवी और जो उलेमा इकराम है वो तय करेंगे। ठीक है साहब, सरकार ने चार्टर्ड प्लेन से उनको भेजा और फिर जो भी उन लोगों ने अपना डिसाइड किया कि ये वही है।
तो लगा कि भाई एक तरफ आपने ये कहा कि कोई साइंटिफिक नहीं, फिर दूसरी तरफ आप कहेंगे कि साइंटिफिक टेस्टिंग भी नहीं होने देंगे, मतलब खुदाई भी नहीं होने देंगे। तो ऐसी बहुत सी बातें मन में आई और राजनीतिक विषयों, फिर हम संघ में बहुत सक्रिय हो गए। 10वीं 11वीं में संघ में जाना शुरू हुआ। जब बीटेक में गए तो इस कारण से संघ के विचार की तरफ और रुझान हुआ। फिर वहाँ से संघ में कई पदों पर रहे। फिर जब बीटेक करके वापस निकले तो संघ का विश्व संवाद केंद्र था, जो आज नॉर्मल भाषा में कहेंगे आरएसएस मीडिया सेंटर। तो दो ही जगह बने थे, दिल्ली में तो ऑब्वियसली एक बनना था, और दूसरा सेंटर लखनऊ में बना था, क्योंकि राम मंदिर का जो केंद्र था उस समय वो व्यवहारिक दृष्टि से लखनऊ था। तो वहाँ पर उसमें इन्वॉल्व हुए। फिर वहीं बाई चांस राजनाथ सिंह जी से भेंट हो गई। वो उस समय कल्याण सिंह सरकार में शिक्षा मंत्री थे, उनसे नज़दीकी बढ़ती चली गई। कई अन्य नेताओं से भी भेंट हुई, मुलाकात हुई। कलराज मिश्रा जी जो आज राजस्थान के गवर्नर हैं, एक ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे जिनकी मृत्यु हो गई। कई लोगों से परिचय हुआ। फिर राजनाथ सिंह जी से मेरी निकटता बढ़ती चली गई। उसकी वजह क्या थी कि राजनाथ जी से ज़्यादा क्लोजनेस बढ़ी आपकी? देखिए, कुछ एक तो कारण ये था कि विश्व संवाद केंद्र ग्राउंड फ्लोर पे था और वो मिनिस्टर के रूप में उसी विधायक निवास में 4th फ्लोर पे रहते थे, तो आना जाना सामना होता था। फिर हमारे संघ के एक बड़े प्रचारक थे, उन्होंने भी ले जाके उनसे मिलवाया, और थोड़ा उनका व्यवहार बड़ा मृदु और विनम्र था। अब भाई मैं उस समय बालक था, मुझे लगता था इतने बड़े आदमी हैं, मंत्री हैं, तो कभी नमस्कार करता था, और नमस्कार का वो जो जवाब देते थे वो बड़े अच्छे ढंग से मुस्कुरा के, क्या हाल चाल है, कभी कभी कंधे पे हाथ रखा। तो मुझे लगा यार नेता रिस्पॉन्स तो बढ़िया था मगर फिर भी जाके अपनी तरफ से क्या बात करूं। तो एक अपने संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे, वो एक दिन उनके घर ले, फिर बातचीत, तरह तरह के विषयों के ऊपर चर्चा परिचर्चा, तो इस प्रकार से निकटता बढ़ती चली गई। और हम लोग भी कभी राजनाथ जी से मिलने जाते हैं, इतने प्रेम भाव से खिलाते पिलाते हैं, चाय पिलाएंगे, अरे ये आपने टेस्ट नहीं किया, ये भुजिया जो है वो फलाने जगह से आई है, खाइए पीजिए। तो उनमें जो आज भी वो विनम्रता है वो स्पष्ट तौर नहीं, पर और सबसे बड़ी बात है भाई, हम तो बहुत छोटे थे, एक जनरेशन का डिफरेंस है उनसे, मगर फिर भी मान सम्मान इतना दिया, उसकी वजह से मेरे मन में थोड़ा अलग प्रकार का भाव डेवलप। राजनीतिक लाभ हानि अलग रही हो, ऐसा नहीं कि कोई बहुत सारा मुझे उनके टाइम में बहुत राजनीतिक लाभ प्राप्त कर ली है, ऐसा नहीं, मगर मान सम्मान मिला, तो उस कारण से वो भाव एक बढ़ता connect चला बन गया। गया। हाँ। तो ये बताइए, जब आप पॉलिटिक्स की तरफ आपका रुझान बढ़ने लगा, माता पिता आपके शिक्षक थे, आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने भी शायद सोचा होगा कि बेटा हमारा इंजीनियर बनेगा। वो अचानक पॉलिटिक्स में जाने की बातें करने लगा, तो घर में रिएक्शन क्या था जब आपने पहली बार कहा कि मुझे अब पॉलिटिक्स में जाना है? नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स में तो मैं, जिसे कहते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में, तो बहुत लेट में आया, मगर देखिए आधार कैसे बनते चले गए मैं बताता हूँ। 1987 में अप्रैल के महीने में अयोध्या में एक रैली हुई, क्योंकि फरवरी 86 में ताला खुल गया था। वो रैली हुई राम मंदिर निर्माण के संकल्प को लेकर। मैं समझता बीटेक में आ गया था। अब आप समझिए, हमारे यहाँ सेशनल एग्ज़ाम होते थे, तो 20-20 नंबर के 3 सेशनल होते थे, 40 नंबर का वो होता था फाइनल। अब साहब, अगर आप उस रैली में जाएंगे पार्टिसिपेट करने, तो सेशनल एग्ज़ाम, मतलब जिनको आप मिड सेमेस्टर या उस ढंग से कहते हैं, वो पूरी एक सीरीज़ आप छोड़ के जा रहे हैं। आप 20 में 0 हो जा रहे हैं। इसका मतलब एक एक ग्रेड तो आप हर सब्जेक्ट में लूज़ कर रहे हैं। तो हमारे बहुत से फ्रेंड्स ने कहा, यार ये क्या कर रहे हो भाई, तुम जिस काम के लिए यूनिवर्सिटी में आए हो वो काम इम्पोर्टेंट है कि ये सब क्या तुम राम मंदिर के उसमें अयोध्या जा रहे हो इतनी दूर। तो मैंने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि जिस हेतु से विश्वविद्यालय में आए वो बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि किस हेतु से समाज में आए, उससे बड़ी बात है किस हेतु से राष्ट्र में आए हैं, और उससे बड़ी बात है कि किस हेतु से संसार में आए हैं। जो गीता में एक श्लोक है ना, तजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामार्थे कुलम तजेत, राष्ट्रार्थे ग्राम तजेत, आत्मार्थे पृथ्वीम तजेत। तो खैर कई लोग उससे सहमत नहीं थे, हाँ, मगर जब आए तो थोड़ा बहुत तो ये लगता है कि भाई आप एग्ज़ाम छोड़ के आए। मगर तो ये सिर्फ दोस्तों ने कहा कि घर वालों ने भी कहा कि पढ़ने भेजा, तुम कहाँ राम मंदिर के कार्यक्रम में जा रहे हो? नहीं, पर ऐसा कोई बहुत विरोध मतलब बहुत विरोध नहीं हुआ। यद्यपि कहा गया भाई पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए, परंतु क्या था कि थोड़ा सैद्धांतिक सांस्कृतिक विषयों पे बौद्धिक वातावरण घर में पर्याप्त था, तो इन सारी विषयों के ऊपर भी एक मतलब एक छूट थी, और इस कारण से वो विचार हमारा धीरे 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 बढ़ता चला गया। फिर क्या हुआ, अब जिसे आप कहेंगे एक्टिव पॉलिटिक्स में, मैंने कहा कि जब पास आउट हुए तो हम एक संघ के
बहुत सीनियर प्रचारक थे, उन्होंने कहा वो कि भाई आप इस समय अपना जो काम कर रहे हैं उसके अलावा शाम को थोड़ा समय दीजिए, 2 घंटा बैठिए विश्व संवाद केंद्र पे। वहाँ बैठने लगे, वो विषय आगे बढ़ गया। जो मैंने बताया, जैसे अब राजनाथ जी से मुलाकात हुई तो एक दौर था जब वो थोड़ा राजनीति में साइड लाइन थे, 94, 95, 96। तो मैं चला गया। फिर क्या मेरे साथ क्या स्थिति हुई, एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं। मैं जब पास आउट हुआ तो मैं सिविल सर्विसेज देना चाहता था। उस साल मेरी उम्र नहीं थी, क्योंकि 1 अक्टूबर को आपके 21 साल पूरे होने चाहिए, 21 साल पूरे नहीं। तो मैंने कहा इस साल तो फॉर्म ही नहीं भर सकते, अब क्या करें। अब फॉर्म अगले साल भरेंगे, तो आप फॉर्म जब भरते हैं उसके अगले साल मई जून में होता था वो प्रीलिम्स, तो 1 साल का तो प्रोसेस है। अब मैंने कहा 2 साल तो घर पे नहीं बैठ सकते इंजीनियरिंग करके, मतलब आप एक एग्ज़ाम के लिए 2 साल घर बैठे रहे, तो क्या करें। तो मन में आया कि कोई ऐसी जॉब कर लेते हैं जिसमें पढ़ाई भी करते रह सकें। अगर हम प्योर प्रोफेशनल और प्राइवेट की जॉब में चले जाते तो हो सकता फिर पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता। तो उस समय चित्रकूट में विश्वविद्यालय खुला, नानाजी देशमुख उसके पहले चांसलर बने थे। तो मुझे एक संघ के प्रचारक थे, उन्होंने कहा कि वहाँ चले जाइए। तो मैंने भी सोचा चलो भाई ठीक है, वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, पढ़ाई भी होगी और तैयारी भी करते रहेंगे। वहाँ जाके नानाजी से निकटता हो गई, वीसी के टेक्निकल एडवाइज़र बन गए। फिर क्या हुआ कि जब मैं लखनऊ आता था तो उस समय राजनाथ जी थोड़ा वैसी अलग स्थिति में थे, तो उनके साथ घंटों घंटों बैठ के बात होती थी। तो वहाँ नानाजी से बात करता था, यहाँ राजनाथ जी से बहुत निकटता थी। फिर वो जब यूपी के अध्यक्ष बने तो उन्होंने कहा भाई मेरे साथ ज़्यादा समय दीजिए। तो एक प्रकार से मुझे लगा चित्रकूट में मैं जो कुछ सीख रहा था, बाद में मैं महसूस करता हूँ शायद भगवान मुझसे नेट प्रैक्टिस करा रहे थे। अब जब मैं रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करता हूँ कि भाई बड़े मैच में उतरने से पहले नेट प्रैक्टिस कर, तो बहुत अनुभव हुए, खट्टे मीठे भी हुए। ये भी लगता है कभी कभी आपने किसी का साथ दिया और वो आपको कैसे धोखा दे रहा है। ये सब जीवन की परिपक्वता आती है, किस बात को फेस वैल्यू पे लेना चाहिए, किसको नहीं फेस वैल्यू पे लेना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। फिर जब राजनाथ जी के माध्यम से इधर बीजेपी के अंदर ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हुआ, तो मुझे लगा कि शायद, अब मैं थोड़ा फिलोसफर टाइप का आदमी हूँ, मुझे लगा शायद नियति मुझे संकेत दे रही है कि इधर ही की तरफ जाना चाहिए। तो मैंने कहा जो भगवान करें, मतलब मैं उस सिद्धांत में विश्वास रखता हूँ, तुलसी जस होतव्यता तैसे मिले सहाय, और आप न जावें ताही पर ताही तहाँ ले जाए। कुछ लोगों को लगेगा कि आप भाग्यवादी बात कह रहे हैं सब। मैंने कहा भाग्यवादी नहीं कर रहा हूं, आप पूरी ईमानदारी से अपना परिश्रम करिए, परंतु रिजल्ट आपके एक फैक्टर पर निर्भर नहीं करता, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स पर निर्भर करता है। और जो भी लोग कम से कम 40-45 की उम्र क्रॉस कर गए होंगे, जो 60-70 के होंगे, जरा रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करें, जीवन का हर निर्णय आपके हिसाब से हुआ है नहीं, परिस्थितियों ने बहुत सी ऐसी हालात उत्पन्न किए कि आप उसके हिसाब से एडजस्ट करें और आप चलते चलते यहां तक है। इसीलिए निष्काम कर्म की बात कही गई है, कर्महीनता की बात नहीं कही गई है हमारे यहां। निष्काम कर्म, कर्म करो, ईश्वर पे विश्वास रखो, क्योंकि फल जो है वो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स पे है, वो आपके एक सिंगल फैक्टर पे नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी नैया तेरे हवाले प्रभु, अब पग पग तू ही संभाले। तो सुधांशु जी, ये जो दौर था आपका, उसमें आपका स्ट्रगल क्या था? जैसे कई लोग सुनाते हैं कि खाने को पैसे नहीं थे, रहने की जगह नहीं थी, बहुत स्ट्रगल किया, लाठी डंडे आपने भी खाए हैं क्या पॉलिटिक्स में? आपका स्ट्रगल क्या रहा है? देखिए, मेरे साथ स्थिति बिल्कुल अलग थी। मैं इंजीनियरिंग की डिग्री थी, उसके बाद मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। ऐसा भी नहीं था, माताजी पिताजी दोनों कॉलेज में लेक्चरर थे। तो मैं ये कहूँ कि कोई इस प्रकार का स्ट्रगल था कि बड़ी आपने आर्थिक विषमता देखी, ऐसा नहीं था। एक एवरेज मिडिल क्लास और स्लाइटली अबव मिडिल क्लास की जो स्थिति होती देखी। हाँ, मगर हम लोगों ने दूसरे प्रकार की समस्या देखी। साहब, जब हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाम पे वो नहीं मिलता था कमरा, सॉरी हॉल प्रोग्राम करने। वो कहते साहब आप लोग आरएसएस के से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन है, कांग्रेस उस वक्त के लोग नहीं देते थे? हाँ, नहीं देते थे। मगर अब वो लोग हमारे, मतलब जो संघ और विद्यार्थी परिषद के लड़के होते थे, उनके आचरण से वो लोग प्रभावित रहते थे। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, उस दौर में किसी को अन्यथा लग सकता है। जो कार्यक्रम आयोजित होते थे वो बेहद अनुशासित होते थे, यहां तक कि सामान्यतः उस जमाने में एक बात मानी जाती थी कि लड़के लड़कियां साथ साथ आएंगे, कार्यक्रम समाप्त होगा, कुछ ना कुछ अवांछनिक गतिविधियां होती रहती थी जिसकी कहीं ना कहीं शिकायत जाती थी
विद्यार्थी परिषद और संघ के कार्यक्रमों में आते थे और सब एकदम, कोई एक शिकायत नहीं आती थी किसी भी लड़की को, कभी कोई मतलब आपत्ति करने का भी मौका, सब लोग इतने वो रहते, तो लोग कहते थे आप लोग हो तो अच्छे, तो आप ऐसा करो, आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे ले लो तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे लेके काम चलाओ। फिर थोड़ा चेंज आया, तब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप अलॉट तो करवा लो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, कर लो विद्यार्थी परिषद के बैनर पे, कोई आपत्ति करेगा तो देखेंगे। मगर फिर देखिए साहब, बदलाव आया। 1989 में वीपी सिंह की सरकार आ गई बीजेपी के सपोर्ट पे। अब तो साहब वो उद्घाटन करने के लिए भी तैयार विद्यार्थी परिषद का स्टॉल। तो ये मैंने एक बदलाव देखा। फिर मैंने देखा जब नानाजी देशमुख के साथ थे वहाँ पर चित्रकूट में, तो कांग्रेस की सरकार आई, तो यूनिवर्सिटी को कैसे डाइल्यूट किया जाए, डैमेज किया जाए, उनके मन में आ गया अरे ये तो ऐसा नहीं, आरएसएस वाले अपना आइडियोलॉजिकल सेंटर बना रहे हैं। तो उसके लेकर संघर्ष, फिर जाके वहाँ उन लोगों को मिलकर कन्विंस करना, फिर देखना कि उनके मन में पूर्वाग्रह है, फिर किसी के ऊपर आरोप लग गए, किसी पे इंक्वायरी कमेटी सेटअप हो गई, तो कहीं कोई हम लोगों के पीछे लगे कि साहब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो आरएसएस के आदमी हैं, फलाना ढिमाका, वो सब हम लोगों ने काफ़ी झेला। तो यानी सुधांशु जी, बहुत लोग ये नहीं जानते होंगे, आपके माध्यम से आज उनको पता चल रहा होगा कि आरएसएस से युवा न जुड़े और वो विचारधारा आगे न बढ़े, इसके लिए सरकारें जो हैं वो एक तरीके से जो यूनिवर्सिटी में छात्र नेता तैयार होते हैं या छात्र राजनीति होती है उसको कंट्रोल कर रही थी। नहीं, मतलब मैं ये भी कहूँगा, मैं कोई इसका डिटेल नहीं दूंगा इस समय, मगर ये दौर भी आया कि आपका प्रमोशन ना हो, सिलेक्शन ना हो तो एक चीज़ है, आपका सस्पेंशन कैसे हो जाए, मतलब नौकरी में भी। हाँ, कि मतलब आपको हटाया कैसे जा सके, उसके भी आधार बनाने का प्रयास किया गया कि भाई ये तो ज़्यादा स्ट्रांग आरएसएस का आदमी है, ट्राई टू फाइंड अ वे आउट हाउ इट कैन बी रिमूव्ड। और लोग कहते हैं कि डिक्टेटरशिप आज चल रही है। नहीं, वो तो अब देखिए, डिक्टेटरशिप की तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ, जिन पार्टियों ने अपनी पार्टी में ही टोटल, अब एक शब्द कहूँगा डिक्टेटरशिप पे, डिक्टेटरशिप का सबसे बड़ा पर्याय कौन माना जाता है? हिटलर। तो मजरू सुल्तानपुरी एक आर्टिकल लिखते हैं कि नेहरू की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में हिटलर की झलक मिलती है और वो हिटलर के चेले जैसे नजर आते हैं, और 2 साल जेल। मोदी जी के टाइम में बहुत खराब शब्द है, बोलना नहीं चाहिए, हिटलर की मौत मरेगा, मौत के प्रकार बताए जाते हैं, मर जा मोदी, कब्र खुदेगी, मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और जलवाए जलाल से घूमते हैं। कौन हिटलर चाहिए भाई? हिटलर के लिए आर्टिकल लिखा कि हिटलर से आपकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग मैच खा रही है, 2 साल की जेल, और हिटलर की मौत बताने के बाद जलवाए जलाल के साथ घूम रहे हैं और फिर कहते हैं ये हिटलर चाहिए। तो मुझे लगता है एक दौर था जब लोग भ्रमित कर लेते थे, आज इतने फैक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे फैक्ट्स गलत भी अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारे मिसरिप्रेजेंटेशन है, कुछ फैक्ट्स गूगल पे भी मैं ऐसा नहीं कहता सारे सही है, मगर फिर भी अगर कोई ईमानदारी से सोच ले और 4-5 घंटे भी ढंग से डेप्थ में जाए तो लगभग 80% ट्रुथ पर वो पहुंच सकता है, सारे फैक्ट्स को मैच करते हुए। सबको पता है किसके ज़माने में हिटलर है। हिटलर चाहिए वो नहीं थी, हम लोग बहुत बच्चे थे। 1980 में कांग्रेस दोबारा जीत के आई, आज की पीढ़ी को पता ही नहीं होगा। 9 राज्य सरकारें इसलिए बर्खास्त कर दी गई कि वो अपोजिशन की थी, और रीजन क्या दिया गया? क्योंकि केंद्र में आपकी पार्टी हार गई है, तो यू हैव लॉस्ट द मॉरल राइट टू रूल इन द स्टेट, और वो हिटलरशाही नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये घटना तो शायद बहुत से लोगों को ध्यान होगी, 6 दिसंबर 92 को विवादित ढांचा गिरा, उत्तर प्रदेश की सरकार बर्खास्त कर दी गई। चलिए एक बार हम मान सकते हैं, ये हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी गवर्नमेंट है, उनका क्या लेना देना था जो कुछ यूपी में घटित हो रहा था? ये हिटलरशाही नहीं थी। और आज डिजिटल एरा है, आप जाके देख लीजिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति सर्वाधिक अपशब्दों का प्रयोग, घटिया से घटिया शब्दों का प्रयोग अगर पिछले 15-20 सालों में अपोजिशन के लीडर्स ने किया होगा, मर्यादा के समस्त प्रतिमानों को ध्वस्त करते हुए, तो मोदी जी के खिलाफ, और उसके बाद कहते हैं कि साहब हिटलरशाही चल रही। मुझे लगता है कि सुधांशु जी, आपने एक बहुत लंबा अरसा राजनीति में देखा है। अगर मैं आरएसएस की बात करूं, संघ की, क्योंकि उसकी बहुत चर्चा नहीं होती, एक इमेज ये बना दी गई है कि संघ जो है वो देश को तोड़ने का प्रयास करता है, वो हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करता है। आपकी नज़र में संघ क्या है और संघ का स्ट्रगल क्या है जो आपने करीब से देखा है? कुछ तो आपने बताया, लेकिन संघ जहां आज पहुंचा हुआ है
उसका स्ट्रगल आपने क्या देखा और आपकी नजर में संघ क्या है? देखिए, संघ का स्ट्रगल समझना है जैसे आज की युवा पीढ़ी को, तो एक थोड़ी सी झलक वो इस बात से समझ ले कि मोदी जी ने अपना जीवन कैसे शुरू किया। एक बहुत साधारण परिवार, चाय बेचते हुए, उनकी माँ, उनकी पूज्य माता जी के विषय में उन्होंने स्वयं बताया कि उन्होंने दूसरों के घरों में जाके बर्तन तक साफ किए। फिर ऐसा एक व्यक्ति संघ में आता है और फिर वो सारे जीवन के स्ट्रगल लेते हुए आगे बढ़ता है। संघ के प्रचारकों का जीवन कैसा होता था, जिन्होंने नहीं देखा, उनके लिए मैंने कहा कि कम से कम मोदी जी का तो जो लाइफ स्केच है या बाद में आज थोड़ा बहुत लोगों को पता है, आप उससे अंदाजा लगाइए। अब मैं बताता हूँ संघ ने का बेसिक रोल क्या था। मैं आज आपसे बात कहूँ कि बहुत मुश्किल है एक ऐसा आदमी तय करना जो कहे मैं पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस करने के तैयार हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, डिस्पाइट बीइंग वो हाईएस्ट और सबसे शानदार क्वालिफिकेशन रखता हो। जैसे मैं आपको बताऊं, हम लोगों के टाइम में इंजीनियरिंग में ये था कि 5 में से 4 जीपीए अगर आपका नहीं है, यानी 75% मार्क्स मिनिमम नहीं है, तो आप संघ में कोई पदाधिकारी नहीं बन सकते। कार्य करिए, अपना काम करिए। क्यों? हम लोग ये मानते थे कि आप एक रोल मॉडल के रूप में दिखने चाहिए ना छात्रों के बीच में। अब अगर आप खुद ही मार्क्स कमा रहे हैं, आप क्या दूसरे लोगों को समझाएंगे? दूसरा, इस पर संघ का ये भी कहना था, भाई इसका मतलब आप जो इस मूल काम के लिए आए हैं, पहले उसमें इतना एक्सेल कर लीजिए कि फिर आपके पास समय है अलग दूसरा काम करने का। तो वो फिर आपका व्यक्तिगत आचरण। देखिए, मैं एक और बात कह रहा हूं, अब इसको कोई भी व्यक्ति सिगरेट पीता हुआ, शराब पीता हुआ नजर नहीं आता था उस ढंग के व्यक्ति, क्योंकि आप कुछ अलग नजर आए। ठीक है, छात्र जीवन में सभी लोग ये सब करते थे, पर बाद में लोग उसको रिस्पेक्ट भी करते थे। नहीं साहब, ये सब कुछ क्योंकि आपको कोई चीज करने का अवसर नहीं मिला, एक चीज है, और यह है कि मैंने करना नहीं चाहा, तो आप परिवार से अलग रह रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आप अपने कमरे में बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, आप कमरे में बैठ के शराब पी रहे हैं, कौन रोकने वाला है? अब अगर आप नहीं कर रहे हैं तो स्वयं प्रेरणा से कर रहे हैं। पहले तो ये कि वो घर में थे यार, क्या बताएं, वो पिताजी देख लें घर में दारू की बोतल कैसे लेके आऊं, हॉस्टल में तो कोई रोक नहीं है। यहां से एक बात आती है, और मैं बताता हूं संघ किस प्रकार से चीजों को। जब डॉक्टर हेडगेवार ने इस विषय को सोचा, तो उन्होंने सोचा कि समाज के अंदर बदलाव कैसे आएगा। तो समाज के जो भिन्न भिन्न डायमेंशंस हैं, उन सब में कार्य करने के लिए ऐसे डिवोटेड लोगों की एक पूरी फौज तैयार की गई। अब आज मैं आपसे पूछूं कि सबसे प्राइमरी चीज एजुकेशन है। सबसे बड़ा संगठन जिसके सबसे ज्यादा स्कूल हैं, 30,000 स्कूल हैं, सरस्वती शिशु मंदिर, वो संगठन है विद्या भारती। दैट इज एन आरएसएस एफिलिएट। पूरे वर्ल्ड में कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं इसके 30,000 स्कूल हो, आरएसएस एफिलिएट। नाउ कम्स सबसे बड़ा विद्यार्थियों का संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप बिगेस्ट। अब उस फील्ड में आए। अब आप आइए, सबसे बड़ा मजदूरों का संगठन भारतीय मजदूर संघ। ठीक है, कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ लेफ्टिस्ट ट्रेड यूनियन ज्यादा होगी, पर सिंगल ट्रेड यूनियन जिसकी सबसे ज्यादा संख्या है, भारतीय मजदूर संघ। किसानों के बीच में किसान संघ। अब अगर आप देखें वनवासी क्षेत्रों में कौन काम करता है? कोई नहीं काम करना चाहता जाके इंटीरियर में, सिवाय मिशनरीज के जो दूसरे मोटिव से जाते हैं, उनको पैसा मिल रहा है, बैकिंग मिल रही है, ये मिल रहे हैं। वरना उन क्षेत्रों में जाकर और खतरे उठाना कि नक्सलियों से खतरा, तो दूसरे प्रकार के लोगों से खतरा, अनेक लोगों ने अपनी जिंदगी दे दी। अगर आज सबसे बड़ा संगठन काम कर रहा है ट्राइबल एरियाज में, तो वनवासी कल्याण आश्रम, दैट इज एन आरएसएस एफिलिएट। अब आप आइए, यह देश तो बहुत बड़ा देश है जिसमें धर्म का बड़ा महत्व है, तो सबसे बड़ा धार्मिक संगठन विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन। अब आप आइए, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी जिसने जनसंघ के रूप में शुरू होकर अपना कद कांग्रेस से बड़ा कर लिया। एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी जिसने एक ऐसा नेता दिया, क्योंकि संघ कहता था हम चरित्र निर्माण करते हैं, व्यक्ति का निर्माण करते हैं, एक ऐसा नेता दिया जिसने कांग्रेस पार्टी को, 138 साल पुरानी पार्टी को, मोदी जी के रूप में पूरा किनारे कर दिया और देश को और वो कहां पहुंचाया। तो अगर आप देखें तो एक बहुत व्यापक स्तर पर समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक भूमिका कैसे निभाई जा सकती है। दलित बस्तियों में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन सेवा भारती। अगर एकलव्य विद्यालय, एकल विद्यालय, वो ट्राइबल्स जिसमें जहां पर कि स्कूल रखना नहीं संभव है, केवल 1 या 2 बच्चे, कौन पढ़ाएगा जाके उनको? उनके बीच में अगर आप देखें तो
इवन इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक, और यहाँ पे एक और बात, लोग कहते हैं साहब आरएसएस का बड़ा बीजेपी से कनेक्शन है। बिल्कुल साहब, हमारे तमाम शीर्ष नेता हैं, सब संघ से निकले। संयोग से हमारे दोनों प्रधानमंत्री संघ के पूर्णकालिक प्रचारक रहे, अटल जी भी और मोदी जी भी। मगर अंतर क्या है कि सिर्फ जैसे कहते हैं ना, आप यूनिवर्सिटी से निकले हैं, तो अब यूनिवर्सिटी आपको गाइड थोड़ी करती है। आपने वहां से शिक्षा ली और आप अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें बीजेपी से सिर्फ इतना लिंक मैं कहूंगा कि मेरे हिसाब से संघ के संभवतः 4,000 के आसपास कुछ 100 पूर्णकालिक प्रचारक हैं, और जो बीजेपी में काम कर रहे हैं मे बी 50 और समथिंग। तो यू कैन मतलब हैव एन इम्प्रेशन कि व्हाट इज द स्कीम ऑफ थिंग। मगर वो काम कैसे करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं, इस देश में 2 ही प्रधानमंत्री हुए जिनके प्रधानमंत्री बनने से पहले जनता ने कहा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए। एक अटल जी, 10 साल पहले से लोग कहते थे ये होना चाहिए। मोदी जी 2007 के बाद का एक सर्वे उठा के देख लीजिए जिसमें 50% से कम लोगों ने रेटिंग कही हो। और 2012 के बाद तो राह चलते किसी से पूछिए तो कहता था मोदी जी प्रधानमंत्री होने चाहिए। ये क्वालिटी कहां से आती है, संघ से? वो डेडिकेशन कहां से आता है? कहीं ना कहीं वो सारी, और इसीलिए भाजपा एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी जिसका आज तक वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। कई बार है, कई निर्णय लोगों को अच्छे लगते हैं, नहीं अच्छे लगते हैं, पर आज तक किसी भी व्यक्ति ने, और जो लोग भाजपा छोड़ के भी गए, मैं नाम नहीं लूंगा, दूसरी पार्टियों में उन्होंने कभी संघ की आलोचना नहीं की। बीजेपी की आलोचना कर दी होगी, किसी नेता की आलोचना कर दी होगी, संघ की आलोचना कभी नहीं की। मैं 2012-13 का एक वाकया बताता हूँ। 2013 का दौर था, ये बात है अप्रैल के महीने की लगभग। तब तक गोवा की बैठक भी नहीं हुई थी जिसमें मोदी जी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने थे, और 13 सितंबर 2013 को वो जब ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बने, उससे पहले की बात है। तो एक बार क्या हुआ कि मैं देर रात में एक बैठक थी, तो मैं अपनी गाड़ी से नहीं था, तो जिनके एक पार्टी के पदाधिकारी थे उनकी गाड़ी हमको छोड़ने गई घर। तो 12 साढ़े 12 बज गया था। मैंने बाद में देखा कि वो उस ड्राइवर का फ़ोन आ रहा है, तो मैंने सोचा इतनी रात को कोई प्रॉब्लम हो गई। तो उसने कहा कि साहब मेरी यहाँ गाड़ी खड़ी थी, ये पुलिस वाले हैं, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो मैंने सोचा कुछ उसने, हो सकता है कोई गलती कर दी हो, रॉन्ग साइड पार्किंग कर दी हो। वैसे मैंने कहा इतनी रात को क्या हो रहा है, तो मैंने कहा क्या इससे कुछ गड़बड़ हो गया? उसने कहा नहीं साहब, ऐसा था कि गाड़ी यहाँ खड़ी थी काफ़ी देर से, तो हम लोग जस्ट पेट्रोलिंग पे जाते तो हम पूछने के लिए रुक गए कि भाई रात में खड़े कैसे हो। बाद में उसने बताया वो शायद एटीएम से निकालना चाह रहा था, उसके एटीएम में प्रॉब्लम थी इसलिए खड़ा था। तो जैसे रात पे नहीं आ जाते कि भाई यहाँ पे गाड़ी क्यों खड़ी। तो कहा, उसने जब बताया कि आप को छोड़ के आ रहा है, और उस समय राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो कहा साहब हमने इससे कहा कि हमें एक बार उनसे बात करा दो। क्या बात करा दो? उसने कहा साहब हम आपसे केवल ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के सलाहकार हैं, केवल हमारी भी एक विनती पहुंचा दीजिए कि मोदी जी को पीएम डिक्लेयर करवा दें। देश का सही मायने में कायाकल्प वही करेंगे। ये 2012 का बता रहे ये हैं? 2013 का 2013 अप्रैल। अब आइए साहब, दूसरा आपको एग्जाम्पल बताता हूं। हम लोग एक मंदिर में दर्शन करने गए, और राजनाथ जी भी थे साथ में। मंदिर में दर्शन किया, उसके बाद पुजारी कहता है बस मोदी जी को प्रधानमंत्री डिक्लेयर करा दीजिए, समस्त आसुरी शक्तियों का संहार भारत में उन्हीं के समय हो सकता है। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल बता रहा हूं। लोग अमेरिका गए, न्यूयॉर्क में वो कोई अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से किसी के साथ मीटिंग थी, और न्यूयॉर्क टाइम्स बिल्डिंग के बाहर, तो वहाँ आपको पता है कि मैनहट्टन में ये नहीं कि गाड़ी परमानेंट वहाँ खड़ी रहेगी, गाड़ी पार्किंग में खड़ी रहती है। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे तो गाड़ी आपको पिकअप करने के लिए आ जाएगी। तो हम खड़े थे, राजनाथ जी खड़े थे, और अनंत कुमार खड़े थे जो अब नहीं रहे। तो हमको तो उस समय लोग उतना नहीं पहचानते थे, राजनाथ जी को तो बहुत पहचानते थे। सर लोग आ गए कई इंडियन, अरे राजनाथ सिंह जी आप यहाँ कैसे खड़े? जो आ रहा कह रहा सर मोदी जी को पीएम कैंडिडेट घोषित करवा दीजिए सर, देश का मान वही बढ़ाएंगे। यह जुलाई 2013। सर दिस शोज कि द लेवल ऑफ यू कैन से अट्रैक्शन ही वॉज हैविंग एंड द लेवल ऑफ फेथ विच ही वॉज हैविंग। अब मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि जो फेथ उन्होंने बिल्डअप किया, ये फेथ बनने की प्रक्रिया 1-2 साल की नहीं थी, चंद महीनों की नहीं थी, ये पूरे जीवन की थी। और वो जीवन की कहां से शुरू होती? वही जब उन्होंने कार्य करने का निर्णय लिया, चाहे तपस्या की जाके और चाहे संघ का प्रचारक बनने का निर्णय लिया, कि जीवन भर समाज को समर्पित। धीरे 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 बिल्डअप होकर चीज तब वहां तक पहुंचती है। सुधांशु जी, एक चीज़ ये बताइए कि अगर आपने खुद ही बताया कि हर जगह संघ जो है
शिक्षा से लेकर और समाज में सेवा करने से लेकर हर जगह संघ से जुड़े हुए संगठन जो हैं वो इतना काम कर रहे हैं। अगर वाकई में इतने सालों तक संघ को दबाने, नष्ट करने या फिर किसी तरह से बढ़े नहीं इसका प्रयास हुआ, तो संघ इतना बढ़ कैसे पाया, आरएसएस इतना बढ़ कैसे पाई? उसका कारण ये था कि अगर आपके अंदर एक डेडिकेशन की फीलिंग है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ देना है और कैपेबिलिटी मेरे पास पूरी है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो 1960 के दशक में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमएस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या शानदार जिंदगी जी सकते थे, और जीवन भर मैंने उनको देखा। मैं उनके साथ 2007-8 में जाके कई बार मैंने भोजन किया है कार्यालय पे, और उनकी मृत्यु भी हो गई है। पूरा जीवन लगा दिया। जैसे जो आपने कहा ना कि कैसे काम करते हैं, अब जैसे आपने मोदी जी को ही देखा, कितना सप्रेस किया गया। पॉलिटिक्स में आने के बाद की बात कर रहा हूं, कितना सप्रेशन किया गया, चीज बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास डेडिकेटेड लोगों की और कॉम्पिटेंट लोगों का एक समूह है तो कितना भी कोई दबाना चाहे वो दबा नहीं पाता। और फिर मैं दूसरा एक और बात भी कहता हूं, किसी को ये बात अटपटी लग सकती है, थोड़ा फिलोसफिकल भी कह रहा हूं, यदि कोई त्याग और तपस्या निरंतर करता रहता है तो उस वो व्यक्ति हो या संगठन हो, उसके संचित पुण्य इतने हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो मार्ग प्रकृति भी प्रशस्त करने लगती है, परिस्थितियां भी ऐसी बनने लगती हैं कि हालात आपकी तरफ खुद ब खुद घूमने लगते हैं। सुधांशु जी, एक चीज़ जो संघ को लेकर कई बार लोग पूछते हैं कि शस्त्र पूजा क्यों करते हैं, ये क्या तैयार कर रहे हैं एक फौज की हिंदू राष्ट्र बनाना वगैरह वगैरह, बहुत सारे नैरेटिव सेट होते हैं। शस्त्र पूजा का विजयदशमी के दिन विधान है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हो। क्यों? रक्षाबंधन भी एक पर्व है इन 6 पर्वों में, उस दिन रक्षा सूत्र बांधा जाता है। हर समाज के कमजोर और गरीब व्यक्ति को हम लोगों से कहा जाता था, गरीब बस्तियों में जाइए, जो अनुसूचित वर्ग की बस्तियों में जाइए, सबको रक्षा सूत्र पहनाइए, आपकी रक्षा के लिए हम खड़े हुए हैं। तो खिचड़ी भोज का भी होता था, ये समानता का पर्व है। खिचड़ी क्यों समानता का पर्व है? देखिए, आप कोई दूसरा पकवान बनाएंगे, पूड़ी कचौड़ी मिठाई, तो अमीर अपनी हैसियत के हिसाब से खाएगा, गरीब अपनी हैसियत के हिसाब से खाएगा। जब आप खिचड़ी बनाते हैं तो क्या होता है, तो दाल चावल ही मिला के बननी है ना, तो गरीब भी वही खाएगा और अमीर भी वही खाएगा। ठीक है, कोई कह सकता उसके बाद घी ज्यादा था उसने डाल दिया, अन्यथा पूड़ी तो कोई देसी घी में खाएगा तो कोई पूड़ी खा ही नहीं पाएगा जो गरीब होगा। इसलिए खिचड़ी समानता का पर्व है। तो भारतीय संस्कृति के जो भिन्न भिन्न आयाम थे, तो उस कारण से अब बताइए, वो निराला ने राम की शस्त्र पूजा लिखी है। क्यों? भगवान कृष्ण ने क्यों कहा है गीता में, शस्त्रधारियों में मैं राम? अरे भाई, शास्त्र की जरूरत है, शस्त्र की भी जरूरत है। मतलब कोई ये कहेगा ये फौज नहीं होनी चाहिए, और जिन देशों में फौज नहीं थी उनका क्या अंजाम हुआ? मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं, किसी को अटपटा लग सकता है, इतना बड़ा देश था, इतना महान देश, इतनी महान परंपरा का देश, इतने सुंदर और भोले लोग, तिब्बत क्यों खत्म हो गया? फौज नहीं थी। तो शस्त्र का भी महत्व है, क्योंकि जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, दिनकर जी ने कहा है, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रिपुमान मर्दन। इस पूरे घटनाक्रम में जब हम आरएसएस, उसकी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं जिसको बीजेपी भी फॉलो कर रही है, जो दूसरी आइडियोलॉजीज थी, एक कांग्रेस और एक दूसरा जिसकी बड़ी चर्चा हुई वामपंथ, और वामपंथ आज की डेट में ऑलमोस्ट जब हम 2024 में खड़े हैं तो ख़त्म होता जा रहा है, जबकि एक ज़माने में सबसे ज़्यादा फैला हुआ था, और जिसको दबाने का प्रयास हुआ वो जो राष्ट्रवादी सोच है वो आज चरम पर है। ये जर्नी क्यों है? वामपंथ क्यों अपना महत्व खोता चला गया? देखिए, एक फंडामेंटल डिफरेंस है। अगर भारत की राजनीति की जो मूलतः 3 राष्ट्रीय पार्टियां मानी जाती थी, तो कांग्रेस को देखें तो इस वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय ए ब्रिटिश एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 15-20 ईयर्स तो पूर्णतः अंग्रेजों के हिसाब से चली। विलियम वैडनबर्न, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब, ये सब शुरुआती 10-15 साल के कांग्रेस के अध्यक्ष 2-2, 3-3 बार बने। इवन आखिरी टाइम 1909 में कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वैडनबर्न था, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। और शुरू में तो ये विचार ही नहीं था कि हमें आज़ादी पानी है। वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ हमें कंसेशंस पाने हैं। 1920 के कांग्रेस के अधिवेशन में डॉक्टर हेडगेवार, जो संघ के संस्थापक थे उस समय कांग्रेस में थे, वो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाए, नागपुर में रिजेक्ट कर दिया गया। नहीं, पूर्ण स्वराज की बात नहीं करनी भाई। आखिर में 10 साल बाद
26 जनवरी 1930 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। मतलब उनका खुद की हिस्ट्री कहती है कि पूर्ण स्वराज की लड़ाई 1930 के बाद शुरू हुई, उससे पहले तो टोटल इंडिपेंडेंस की लड़ाई नहीं थी। आज आप चाहे जो भी कहने का प्रयास करें, अगर आपने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव ही 1930 में पारित किया तो उससे पहले तो आप पार्शियल इंडिपेंडेंस से खुश थे। कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी, ये तो नाम ही CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अरे कांग्रेस ये कहती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, अपने कम से कम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो कहती है, ये तो कहते हैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब ये तो मल्टीनेशनल की इंडिया ब्रांच है। इनका तो इंसेप्शन इंस्पिरेशन टोटल बाहरी है, टोटल विदेशी थॉट से ऊपर। इसलिए अगर देखा जाए तो मूलतः भारतीय विचारों से प्रेरित यदि कोई पार्टी थी, कोई विचारधारा थी, तो वो सिर्फ बीजेपी थी। और ये मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं, बहुत से लोगों को बहुत अटपटा लगेगा। 16 मई 2014 को जिस दिन मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, उस दिन 18 मई 2014 को संडे गार्डियन लंदन ने एक एडिटोरियल लिखा और उसका शीर्षक था इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी उससे कनेक्टेड है जो नेहरू का फेमस स्पीच है 14 और 15 अगस्त 1947 की रात, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नियति के साथ मिलन। तो उसने कहा ये नियति के साथ भारत का दूसरा मिलन है। और आगे क्या लिखा कि 16 मई 2014 शुड बी कंसीडर्ड एज अ डे इन इंडियन हिस्ट्री ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। और आगे भी उसने और एक्सप्लेन भी किया, उसने कहा क्योंकि इससे पहले जिन विचारधाराओं का शासन रहा वो अपने में कहीं ना कहीं ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी के माइंडसेट के अनुसार काम कर रही थी और बहुत सी उन व्यवस्थाओं को भी यथावत रखे हुए थी। पहली बार एक ऐसी विचारधारा के हाथ में शासन आया है जिसके इंसेप्शन एंड इंस्पिरेशन, यानी जिसकी उत्पत्ति और प्रेरणा में कोई ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का इंपैक्ट नहीं है, जो पूर्णता भारतीय है। इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। और आप देखिए, बस ये 3 अंतर आपको काफी है बताने के लिए कि क्या बेसिक डिफरेंस था कांग्रेस, कम्युनिस्ट और बीजेपी। और ये हवा में नहीं। आप देखिए अभी क्या हुआ, मोदी जी आए, मैं छोटी छोटी सी बात कर रहा हूं, बहुत छोटी सी बात। सिंगोल क्यों नहीं रखा हुआ था भाई? पूर्ण भारतीय परंपरा का प्रतीक है, तमिलनाडु की संस्कृति से उसका एक अलग वो है, क्यों म्यूजियम में रखा हुआ था? वाया, चलिए। फिर अगर आप देखें, बहुत छोटी सी बात, हमारा बजट क्यों 28 फरवरी को आता था भाई? वैसे बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, अटल जी की सरकार से पहले तक हमारा बजट शाम को 5:30 बजे आता था। क्यों आता था 5 बजे भाई? क्योंकि ब्रिटेन में 11:30 बज रहे होते थे, वो 11:30 बजे होना शुरू हुआ। मोदी जी की सरकार ने आगे कहा भाई 28 फरवरी इसलिए कि जनवरी फरवरी में तो इंग्लैंड में बर्फ जमी रहती थी, फरवरी एंड के बाद ही एक्टिविटी शुरू होती थी, तो उनके मौसम के हिसाब से था। हमारा मौसम अलग है, हमारे यहाँ तो मई के एंड में मानसून आ जाता है, दक्षिण भारत में जून तक आते आते, जून के मध्य तक तो पूरे भारत में आ जाता है। तो मानसून सीजन से पहले जो भी फंड एलोकेशन है वो संबंधित जगहों तक पहुंच जाना चाहिए। इसलिए हमने 31 जनवरी को करना शुरू किया, 1 महीने पहले। ये कितनी गुलामी की मानसिकता है। और अब देखिए भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पैनल कोड, वो उस जमाने का अभी तक हमारे ऊपर चला आ रहा है। इंडियन नेवी के ऊपर शिवाजी की सील अब आई, वरना यूनियन जैक का एक किस्सा था। तो ऐसे नहीं कह रहे हैं कि वो जो संडे गार्डियन ने लिखा बहुत सोच समझ के लिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि विदेश में जो लिखा सब, मगर ये वो देश कह रहा है जिसने हम पे हुकूमत की कि ब्रिटिश कॉलोनियल। और मैं आज अब भी कह दूं, राहुल गांधी ने कहा है बिल्कुल सही, आज आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई है। वो आइडिया जो ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता की विरासत को जीवित रखना चाहता है भारत में, वो आइडिया जो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की बात को जीवित रखना चाहता है भारत में। उत्तर दक्षिण में लड़ा के रखो, तमिल हिंदी में, पंजाबी बंगला में लड़ा के रखो, अगड़े पिछड़े में लड़ा के रखो, दलित सवर्ण में लड़ा कर रखो। एक भारत श्रेष्ठ भारत का आइडिया। तो ये उस आइडिया की बात है। एक वो जो ये कहता था राम का मंदिर कभी नहीं बन पाएगा, जो ये कहता था राम का मंदिर जिस दिन बन गया कयामत आ जाएगी, जो इस बात से डरता था जो इमाम बुखारी ने कहा था जिस दिन बाबरी ढांचे की एक ईंट हट जाएगी उस दिन ये मुल्क इतने टुकड़ों में तकसीम होगा कि आपके लिए गिनना मुश्किल हो जाएगा। ये 1987 की बोट क्लब की रैली में इमाम बुखारी ने बोला था, और उससे घबराए हुए नेतृत्व का दौर, ये दौर जो कहता था राम मंदिर बनेगा तो मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। आज राम मंदिर भव्यता से बन रहा है और यूएई के साथ इंडिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। वो तो सऊदी को अवार्ड दे रहे हैं। नहीं, और यूएई और सऊदी अरब दोनों ने अपना
हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है, और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन भारत में रुके, किसके लिए? व्यापारिक हितों में बात करने के लिए, और अबू धाबी में ही मंदिर बन रहा। यह है कि जो कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकल के आया हुआ लीडरशिप, जो कहता था धारा 370 हट नहीं सकती, वो तो हमारी नियत ही, हम वैसे ही चलेंगे। जो ये कहता था कि दुनिया में कहीं भी, अब एक छोटी सी मैं बता रहा हूं कि किस जंग की डिफीटिस्ट माइंडसेट में हम लोग बैठे हुए थे, और आने के बाद क्या बदलाव आया। दुनिया में एक छोटी सी लड़ाई हो आपके मोहल्ले या कॉलोनी की, और वहां से देखिए देश, बड़े बड़े देश हमेशा छोटा और कमजोरी तो कहता है, देखो ये बड़ा है, ये ताकतवर है, मुझे सता रहा है। सिर्फ हम ही दुनिया में ऐसे थे कि हम बड़े और ताकतवर थे, और पड़ोस का मुल्क छोटा और कमजोर था, और हम कहते थे ये हमको सता रहा है। और इतना ही नहीं कहते, हम देखो आता है मार के चला जाता है, हम क्या करें, हम शांति के कबूतर उड़ाते रहते हैं। फिर वो आता है और मार के चला जाता है, तो हम कहते नहीं नहीं, वो आने से मारने से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। 26/11 के हमला हुआ 26 नवंबर 2008 को, और जुलाई 2009 में शर्म अल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन इंडिया पाकिस्तान ने साइन किया और कहा कि टेररिस्ट अटैक से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। ये थी वो दबी हुई मानसिकता। फिर ये 16 मई 2014 के बाद आया, टेरर एंड टॉक्स होंगे ही नहीं। अब हम जाते हैं, घुस के मार के चले आते हैं, और पिछले 10 साल भारत के इतिहास के इकलौते 10 साल हैं जब हमने कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता पाकिस्तान से नहीं की, नो ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है छोड़ दीजिए, उसके बाद हम कहां पहुंचे। एक दौर था जब कश्मीर का मुद्दा उठाता था पाकिस्तान, तो एक सोवियत यूनियन हमारे साथ खड़ा होता था, लगभग पूरी दुनिया उनके साथ। आज ये दौर है कि एक चाइना उनके साथ खड़ा होता, बाकी पूरी दुनिया हमारे साथ। इतना बदलाव रहा है। और पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, वहां खाने के लाले पड़े, वो सब छोड़ दीजिए, वो हमारे विचार करने का विषय नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज का ये चुनाव, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत अमृत काल में जा रहा है, एक गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलिए, अपने कॉन्फिडेंस को पहचानिए। ये देश है क्या, इसके अंदर क्या था। उदाहरण के लिए रामनवमी अभी गुजरी, उसमें सूर्य तिलक हुआ, कैसे हुआ? कभी आप सोचिए। 3 इंस्टीट्यूट्स ने काम किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर, वो क्या कर रहा है, सारे प्लैनेटरी जो मोशन है उसका सही कैलकुलेशन करके देखेगा कि उस पर्टिकुलर डेट पे अर्थ और सन की पोजीशनिंग कहां पे है। ये जरूरी है ना। देन अब पोजीशनिंग पता लग गई, तो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट आता है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, जो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करेगा। फिर जब मॉडिफाई हो गया, तो एक और प्राइवेट कंपनी है जिसने कॉन्वेक्स लेंसेस के पैटर्न के थ्रू उसको फोकस करेगा। आप कहते साहब बड़ा अच्छा काम किया, परंतु आज तो इतना हमारे पास सब कुछ है, पर यही तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में था। इसका मतलब सारा एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन हमारे पास था। एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ के बारे में जानकारी थी। आंध्र प्रदेश में एक वेद नारायण मंदिर है, उसमें भी ठीक ऐसा ही था। महाराष्ट्र में कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर है। 2 इक्विनॉक्सेस पड़ते हैं, 21 मार्च और 21 अप्रैल। तो एक दिन देवी के चरणों पर पड़ती है सूर्य की किरण इक्विनॉक्सेस के समय ही, और एक दिन मस्तक पे वो निकल जाती है। अब श्रृंगेरी में मंदिर है जिसके कि 12 खंबे हैं, और 12 राशियों के अनुसार हर महीने एक दिन सूर्य पड़ता है। साहब कितना साइंटिफिक एवोल्यूशन था। इस पे कॉन्फिडेंस नहीं रखा गया। कभी नहीं दिखाया गया कि भारत के आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस का प्रतीक ये दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर थे। ये नहीं दिखाया गया, कोई और चीज दिखाई गई। इसलिए मैं कह रहा हूं ये आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई है, और रादर देन मैं कहूंगा रिसर्जेंस ऑफ इंडिया एंड सप्रेशन ऑफ इंडिया की लड़ाई है। नहीं, और हमने तो मेरा एक शो है न्यूज़ की पाठशाला, उसमें ये भी दर्शकों को दिखाया कि दुनिया में मतलब यही प्रचारित है कि भाई जैसे ताजमहल ही सब कुछ है, और भारत में सबसे अनोखी चीज़ बनी तो ताजमहल बनी, और चोल राजाओं ने जो कुछ किया दक्षिण भारत में, और वो अपने आप में स्टडी है। पर सुधांशु जी, वामपंथियों को मुगलों से इतना प्रेम क्यों है? इतनी रिच संस्कृति भारत की खुद की है, उसको हिस्ट्री के बुक्स में भी दबा दिया गया। और मैं कह रहा हूँ मुगलों ने भी अच्छे काम क्यों, बताओ। लेकिन ऐसा लगता है मुगल को दिमाग में ठूंस दिया गया और बाकी सब कुछ निकाल लिया गया, क्यों? देखिए, उनको मुगलों से कोई प्रेम नहीं है, उनको भारत की शक्ति से भय है। देखिए, मैं एक और बात आपसे कहूं, किसी को बहुत अटपटी बात लग सकती है। श्री अरविंदो ने, महर्षि अरविंद, उन्होंने कहा था कि जो स्थान इस शरीर में आत्मा का है, वो स्थान पूरी दुनिया में भारत का है। इसीलिए आपने वर्ड गजवाए हिंद सुना होगा। क्यों भाई, यूरोप है, रशिया है, चाइना हमसे बड़ा इलाका, वो कब्जा कर लो तो दुनिया कब्जा होगी। भारत में कितना लैंड है? 2.4% ऑफ द वर्ल्ड। 2.4% लैंड कब्जा करके दुनिया कैसे कब्जा होगा? हमें कंफ्यूजन है, इंडियंस को, भारतीयों को कंफ्यूजन है, सनातनियों को कंफ्यूजन है कि मेरी ताकत क्या है, हनुमान जी की तरह।
उनको पता नहीं है, बाहर वालों को पूरा पता है यही सोर्स ऑफ एनर्जी है और यहां पे कब्जा करेंगे तो होगा। कम्युनिस्टों को भी पता है कि भारत में ही सारा सोर्स है, इसलिए इसको उठने नहीं देना है। तो चाहे वो मुगल हों या अंग्रेज हों, भारत का इतिहास, भारत के दुश्मनों का इतिहास पढ़ाया गया। भारत के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। मैगथ सनीज ने लिखा है अपनी किताब इंडिका में। इंडिका आज अवेलेबल नहीं है, उसके फ्रेगमेंट्स अवेलेबल हैं। बाकायदा विदेश उसने बहुत साफ लिखा कि भारतीय समाज में 7 प्रकार के वर्ग हैं। जो लोग कहते हैं ना वर्ग भेद यहां बहुत था। और आगे वो लिखता है भारतीय समाज की खासियत यह है कि यहां किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होता है, और यूनान के समाज के समान यहां कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका शोषण किया जाता हो। वो नहीं पढ़ाना है। फाइयान, वेनसोंग, हित सिंह, तमाम चाइनीज ट्रेवलर आए भारत में सीखने के लिए, क्या क्या उन्होंने भारत के बारे में, वो नहीं पढ़ाना है। मार्को पोलो आया, वो नहीं पढ़ाना है। मनुची टाइप का आया, वो नहीं पढ़ाना है। विजयनगर साम्राज्य में तमाम यूरोपियंस आए जिन्होंने क्या लिखा है कि साहब विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हम्फी कितनी बड़ी थी, रोम और इनसे पेरिस से कहीं ज़्यादा बड़ी थी, लंदन पेरिस से बहुत बड़ी। वो सब नहीं पढ़ाना। किसका पढ़ाना है? वो जो हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए आया था, वो अंग्रेज़ का पढ़ाना है और मुगल का पढ़ाना है, ताकि हमारा मनोबल गिरा रहे उसमें, ताकि आपका मनोबल गिरा रहे, आप उभरने ना पाए। उद्देश्य ये था कि भारत को अगर डोमिनेट करके रखना है, मतलब मैं एक मामले में कहूँगा, किसी को बहुत अटपटी बात लग सकती है, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव गुजर चुका है और अमृत काल में चल रहे हैं। एक मायने में लड़ाई आज़ादी की लड़ाई से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लड़ाई है। क्यों? आज़ादी की लड़ाई वो थी कि हम जेल में थे, हमें पता हम जेल में थे और हमें एनी हाउ जेल से बाहर निकलना है, और जो व्यक्ति जेल से बाहर आ जाता है वो वापस नहीं जाना चाहता जेल में। मगर ये वो लड़ाई है कि आपको ड्रग्स दे दी गई है और आप ड्रग्स के हेलुसिनेशन में हैं, आपको बुरा ही अच्छा लग रहा है। इसीलिए आप देखिए, अभी 4 बातें हम बोलेंगे तो 14 लोग टूट पड़ेंगे सोशल मीडिया पे, अरे कैसे अच्छा भारत के लिए कह दिया, अरे हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता, ये तो हो नहीं। मतलब भारत के अंदर ग्लानि भाव मेरे अंदर पैबस्त रहना चाहिए, उसकी लड़ाई, इसलिए लड़ाई बड़ी। आप बचपन से इतनी चीजें याद रख लेते थे? ये कैसे हुआ? इतना आपको याद कैसे रहता है? देखिए, याद की विषय सबको याद समान चीज़ें रहती हैं। कई बार जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते थे कि सर ये सब चीज़ें याद कैसे रहती, तो मैं उनसे कहता था सुनो भाई, तुमने 4 साल पहले कोई मूवी देखी और उसका कोई गाना अच्छा लगा तो उसकी 2 लाइनें आज तक याद है नहीं, और ज़्यादा अच्छा लगा तो 4 लाइनें भी याद हैं। मैंने कहा क्या रजिस्टर पे बैठ के लिख के याद किए थे क्या? नहीं, मन लगा था। तो जिस चीज़ में आपको थोड़ा मन लगता है, सबको आप मार्क करिए, आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगती होंगी वो 10 साल पुरानी भी बहुत याद होंगी। आपके घर में क्या हुआ था 10 साल पहले पूछा जाए आप बता देंगे। आप जिस जॉब में होंगे या बिजनेस में होंगे उसमें 10 साल पहले क्या हुआ था आप टिप्स बता देंगे, ऐसा 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 हुआ था। तो सिर्फ इतनी सी बात है और कोई नहीं। आप जिस चीज़ में मन आपका चित्त लगेगा, इसीलिए क्या कहा गया हमारे यहाँ अंतःकरण चतुष्टय में, क्या कहा गया? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अरे वेस्ट समझता ही नहीं बुद्धि के अलावा कुछ। हमारे यहाँ मन भी है और चित्त भी है। मन अच्छे संकल्प का होना चाहिए, सब कुछ जो वेदों में कहा गया तन में मना शिव संकल्प मस्तु, और चित्त सही दिशा में लगा होना चाहिए। आपको भी सुनने में मन लग जाता है, आदमी भूल जाता है कि आपको कहीं निकलना है और थोड़ा समय कम बचा है। थोड़ा सा समय और लूँगा सर। आप एक तो मुझे ये बताइए कि आप ये जो ज्योतिष शास्त्र है उसकी तरफ आपका रुझान कैसे बढ़ा? मतलब पॉलिटिक्स समझ में आ गया, लेकिन उधर ग्रह नक्षत्र में आप कहाँ फंसे और कैसे फंसे? देखिए, यहाँ मैं ये इसलिए कहना चाहूँगा कि जब मैं 10th 12th में था तो ये पढ़ा कि आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने ये कहा कि ये यूनिवर्स सिर्फ स्पेस नहीं है, इट इज़ एन टाइम स्पेस फॉर्म। अब अगर आपसे पूछा जाए टाइम का एक्चुअल पैरामीटर कौन है, विच इज़ इक्वली एप्लीकेबल एनीवेयर इन द यूनिवर्स, इट इज़ ओनली एंड इट कैन ओनली बी द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ प्लैनेट। ठीक, अब आप तो ये रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लैनेट जो है, दिस इज द मोस्ट एब्सोल्यूट, मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट साइंटिफिक पैरामीटर, मेजरिंग पैरामीटर ऑफ आइंस्टीन्स मोस्ट सॉट आफ्टर 4th डायमेंशन। आइंस्टीन रिलेटिविटी में कहा ना एक्स वाई जेड एंड टी। अब आप आइए और भूल जाइए आइंस्टीन को, भारत के एक गांव में आइए और एक किसान खेत में बुआई कर रहा हो जो आपके हिसाब से अनपढ़ है, वो क्या कहता है? भैया खेत की बुआई शुरू करने से मुहूर्त देख लो, शादी करनी है तो मुहूर्त देख लो, गृह प्रवेश करना है तो मुहूर्त देख लो, नौकरी ज्वाइन करनी है तो मुहूर्त देख लो। व्हाट इज मुहूर्त? इट इज द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ प्लैनेट फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट। दैट इज द आइंस्टीन्स 4th डायमेंशन। तो इसलिए मेरे मन में ये बात आई कि अगर ग्रहों के प्लैनेट्स का ये इम्पैक्ट है
और एक छोटी सी बात और कहता हूं, किसी को लगेगा अटपटा, तो ये बताइए इस धरती पे कितने परसेंट पानी है? 70%, और 30% लैंड है। हमारे शरीर में कितना पानी है? एग्जैक्टली 70%। और ब्रेन में तो 90% पानी है। तो ये बताइए, चंद्रमा के मूवमेंट से समुंदर के पानी में तो ज्वार और भाटा आता है, तो समुंदर के पानी पे तो असर पड़ता है चंद्रमा के मूवमेंट का, हमारे पानी पे नहीं पड़ता होगा। ये लॉजिकल लगता है, ये साइंटिफिक लगता है, हमें मेजर करना नहीं आता है, या हम उसके जो इम्प्लीकेशंस हैं उनको समझ नहीं पा रहे, इसलिए उसको ईमानदारी से स्टडी करें। इसलिए मन में थोड़ा ये मतलब ये समझ में आना शुरू हुआ कि ये क्या। जैसे एक और बात आपसे कहता हूं, स्पेस में आप खड़े हैं, आपकी आंख बंद हो जाए तो आपकी बॉडी सिर्फ आपके आसपास के स्पेस को अनुभव कर सकती है। आप हाथ से टटोल टटोल के, आपसे कहा जाए इस बिल्डिंग के नीचे चले जाओ, 10 मिनट लग जाएंगे टटोलते हुए पहुंचे में, क्योंकि सिर्फ आपकी बॉडी की रेंज में जो स्पेस है उसको ही आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे ही आपकी आंख खुली तो उस स्पेस में बहुत आगे तक की स्पेस आपको क्लियर दिखने लगती है, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आप पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार टाइम फ्रेम में आपकी बुद्धि सिर्फ प्रेजेंट टाइम फ्रेम को एनालाइज कर सकती है, और आप उसके बेस पे अनुमान लगाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। पर अगर 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, तो कहा गया है ज्योतिष वेदांग में वेदों की आंख है। तो ये क्या है? इट इज ए टाइम फ्रेम की आंख है। उसमें आपको दिखाई पड़ता है कि आगे पैटर्न ये है। जैसे आप यूँ समझिए कि आप स्पेस में बैठे हैं, अब एक तरफ जो है वो पथरीला रास्ता है कच्चा, और एक तरफ है हाईवे। आप टटोलते हुए जाएंगे तो पता नहीं किस पे चले जाएंगे। आपने आंख खोली, आपको दिखाई आइडिया। तो उसी प्रकार ये एक पर्टिकुलर पैटर्न ये बताता है कि आपके लिए ये रास्ता ज़्यादा अच्छा है, जाइए अपना काम करना शुरू करिए। इसलिए बहुत सारी चीज़ों को मेरा जो थ्योरेटिकल फिजिक्स में इंटरेस्ट था, वहाँ से मेरा इन चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट। पर मैंने देखा आपने कोई अंगूठी वगैरह नहीं पहनी है, उस पर आजकल बड़ा लोग वो कहते हैं। अब वो सबका अपना अपना विश्वास का विषय है। मैं थोड़ा अलग विश्वास रखता हूँ। मैं मानता हूँ कि जो भी नियति ने दिया है, सुख दुख विधि का विधान जान, लाभ हानि सही है, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मैं मानता हूं कि यदि आपको कुछ कष्ट है तो आपके संचित पुण्यों के, संचित कर्मों के अनुसार है, तो उसको भोग लीजिए। बहुत डिफ्लेक्ट करने की कोशिश मत करिए, वो कहीं ना कहीं तो चुकाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, उसका फ़ायदा होता है। जैसे आपको बीमारी है तो आप दवा खाएंगे तो थोड़ा फ़ायदा होगा। अब अंतर क्या है, वो ऐसे समझिए कि बरसात आ रही है, हल्की फुल्की बरसात हो रही, छाता आपको बचा लेगा। तूफान आ रहा है तो छाता नहीं बचा पाएगा, बाढ़ आ रही है तो छाता नहीं बचा पाएगा। तो जो कर्म है वो बाढ़ की तरह है। जिधर आपको बहाना होगा उधर बहाएंगे। इसलिए तटस्थ भाव से, जो मैंने कहा ना निष्काम कर्म वाली बात की कोशिश करिए। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई इतना बड़ा आदमी हूँ मैं इस चीज़ को कर ले जाता हूँ, अरे ये कर लेने जाता होता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता, और मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं यहाँ बैठ के स्टूडियो में बात। कोशिश करना चाहिए। और हर भारतीय के वो जो इस देश में पैदा हुआ, हर सनातनी को, हर हिंदू को इतनी बातें आपने अगर पढ़ी, आप उसको देखकर थोड़े जीवन में थोड़ा सा कर पाए, अन्यथा आपकी स्थिति जानते क्या रहेगी? आप सोचिए कि आपने उस धरती पर जन्म लिया जिसके लिए कहा गया गायंती देवा किल गीत कानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागा, स्वर्गा पवर्गास्पद भाग हुए तो भवंती भूया पुरुषा सुरत्वात्। अर्थात देवता जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं वो भारत भूमि धन्य है, जहाँ देवता रहने के बाद, यानी हजारों साल तक देव लोक में रहने के बाद मनुष्य रूप में जिसमें लालायित रहते हैं जन्म लेने के लिए, क्योंकि मोक्ष यहीं से मिलता है। उस धरती पे आके और आप लास्ट में ऐसे ही चले जाएं खा पी कर और ज़िंदगी गुजारते हुए, तो जो राज कपूर की पुरानी फिल्म का गाना था ना, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। राजू जी, आखिर में हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर, उसमें आपसे छोटे छोटे जवाब चाहिए होंगे। जैसे अगर मैं कुछ लोगों के नाम ले रहा हूँ और उन्हें आपको कोई छोटा सा सजेशन देना हो तो आप क्या देंगे? जैसे नरेंद्र मोदी। मोदी जी को मैं सलाह दूं, ये अनाधिकार चेष्टा होगी, क्योंकि मोदी जी आज उस स्थिति में बैठे हुए हैं जहां से प्रेरणा ली जाती है, वहां सलाह नहीं दी जाती है। फिर भी मेरा ये मानना है कि वो जितनी मेहनत करते हैं उसमें उनको थोड़ा अपने लिए रिलैक्स करने और का ये भी बहुत प्रयास लोग कहते हैं कि थोड़ा सा उनको उन्होंने, आपको याद होगा बीच में कार्यक्रम में भी कहा था। अरे वो एक कार्यक्रम में बड़ी मजेदार बात बोले। उन्होंने कहा 2019 को जीतने के बाद एक उनके मित्र आए, उनके शुभचिंतक थे। उन्होंने कहा अरे मोदी जी आप प्रधानमंत्री बन गए,
स्पष्ट बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री बन गए, अब दूसरी बार भी बन गए, अब तो थोड़ा आराम करिए। तो उन्होंने कहा ना, आगे की और सोचना। अब मैं एक आपको घटना बताता हूँ। 2014 का चुनाव जैसे ही समाप्त हुआ, उसके बाद राजनाथ जी ने आके मुझे बताया कि यार मोदी जी तो बहुत गजब हैं। चुनाव जैसे ही जीतने के बाद, तब उस समय 1 महीने तक, बाद में अमित शाह जी अध्यक्ष बने थे, 1 महीने तक राजनाथ जी होम मिनिस्टर भी थे, अध्यक्ष भी थे। कहे हम लोग उनसे मिलने के लिए बैठे, तो जानते हैं चुनाव जीतने के बाद आदमी होता थोड़ा सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी में होता है, हाँ भाई जीत गए। कह रहे हैं वो सारा वो प्लानिंग में बैठा हुआ था कि 2019 के चुनाव में कौन कौन से राज्य ऐसे हैं, जैसे बंगाल, उड़ीसा, वहां पे हमें क्या क्या मेहनत करनी पड़ेगी ताकि अगले चुनाव में हम इससे ज्यादा सीटें लेके आए। ये 19 का चुनाव 2014 के चुनाव जीतने के चंद दिनों के बाद की बात। आप ये सोचिए कि किस दूरदृष्टि और किस डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। बताइए। तो मोदी जी का राहुल गांधी को क्या सलाह देंगे आप? सलाहकारों की सलाह पर ध्यान देना शुरू करें और अच्छे और सही सलाहकारों को पहचानने का प्रयास करें। केजरीवाल जी को? दारू के नशे से बाहर आए। मतलब उनकी तो वो स्थिति है ना कि मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूँ पिलाई गई है, और जिधर बेखुदी में कदम लड़खड़ाएं वही राह मुझको दिखाई गई है। परंतु उनको तो कोई सलाहकार ठीक ही नहीं लगता। मतलब किरण बेदी, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास, एडमिरल रामदास, आशुतोष आशुतोष, अब जो हम लोग की पार्टी में शाजिया इल्मी और अश्विनी उपाध्याय, आशीष खेतान, अरे वो तो इतने इतने हैं कि देखी जमाने की यारी बिछड़े सभी बारी बारी। क्या क्या बताया जाए उनके बारे में। ममता जी, ममता बनर्जी? उनसे सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि वो तुष्टीकरण की राजनीति में वो संघर्ष से निकली हुई नेता है। मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा, संघर्ष से निकली हुई नेता है। उन्होंने कांग्रेस से संघर्ष किया, लेफ्ट से संघर्ष किया, हमारे साथ रही, परंतु आज मुझे लगता है तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे जाते हुए वो अच्छे व्यक्ति और आपराधिक व्यक्ति के बीच का भी फर्क भूलती जा रही हैं। इसे ध्यान देने की जरूरत है। अल्पसंख्यकों में भी कौन अच्छा है कौन अपराधी है, इसका फर्क भूलती जा रही है। ये उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। एक एक चीज अगर बदलनी हो बीजेपी में, आप क्या बदलना चाहेंगे अगर आपको मौका मिले? देखिए, बीजेपी बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रही है और मुझे लगता है कि बीजेपी बदलाव का कैरियर बनने जा रही है भारत के लिए। तो बदलाव का की जो व्यवस्था है वो उस तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अरुण गगन पर महाप्रगति का अब यह मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। तो भाजपा तो बदलाव का स्वयं। कांग्रेस में क्या बदलना होगा अगर एक चीज आपको कहा जाए कि बताइए हम क्या बदलने? बदलने के लिए इतना कुछ है कि क्या बताया जाए कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आ रहा आया। और जब आप बदलाव की बात करते हैं तो मुझे अगले ही लाइन याद आती, बारहा ऐसे ख्यालात पे रोना आया। अच्छा सुधांशु जी, मुझे बताया इसका जवाब आप ये देंगे कि भाई जो तय कर देगा शीर्ष नेतृत्व वो मैं कर लूंगा, लेकिन चूंकि आपने इंटरेस्ट की बात की, अगर कभी आपको मान लीजिए कोई मिनिस्ट्री ऑफर हो, आपका इंटरेस्ट इनमें से किस मिनिस्ट्री में काम करने को लेकर होगा? एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस या कोई और? देखिए, मैंने अपना सबसे पहला वाक्य जो बोला था, तुलसी जस होतव्यता तैसे मिले सहाय, आप न जावे ताही पर ताही तहां ले जाए। देखिए, हमारा केंद्रीय नेतृत्व तो कोई भी भूमिका देता है, किसी भी व्यक्ति, हम हो या कोई भी व्यक्ति हो, बहुत सोच विचार करके उचित ढंग से भूमिका देते हैं। जो भूमिका दी जाए उसमें आप जो अधिकतम कर सकते हो वो करिए, और बाकी ये संघ का अनुशासन है कि आप कितना भी कर लीजिए, ये लोग बोलेंगे नहीं। बीजेपी के बाद दूसरी पार्टी जो आपको लगता है कि कुछ तो ठीक काम कर रही है, वो आपको कौन लगती है? कांग्रेस, आप, बीजेडी, टीएमसी या कोई और? थोड़ा ठीक कर रही हो, ऑपोजिशन है तो आप पूरा तो नहीं बोलेंगे। देखिए, अब इसमें अगर कहा जाए तो कांग्रेस के बाहर जाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस में कई नेता थे बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने काम किया, पीवी नरसिम्हा राव जी ने काम किया, कई अच्छे काम किए, मगर अफसोस की बात है कि उनको उनके अंदर ही स्थान नहीं मिला। अपोजिशन में कई बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, दक्षिण से लेकर उत्तर तक बहुत अच्छे काम किए, मगर अफसोस की बात यह है कि वो सब लोग भी अपनी लीगेसी से आज अलग होते चले जा रहे हैं। ये उनके लिए चिंता का विषय है।
अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं होते तो क्या होते? वैसे मेरा बचपन में जो इंटरेस्ट था वो थोड़ा साइंटिस्ट बनने की तरफ था। ओह। फिर बाद में जैसे हर बच्चे का जो पढ़ाई में थोड़ा भी अच्छा हो तो सिविल सर्विसेज बनने की तरफ हो जाता हूँ। मैंने बताया उसमें शुरू में एज आड़े आ गई और फिर इधर उधर होते चले गए और फिर इंजीनियरिंग में चले गए और यहाँ आ गए। मगर मेरा जो बेसिक इंटरेस्ट था वो थोड़ा जो डीप थॉट वाली होते हैं ना, थ्योरेटिकल साइंस और थ्योरेटिकल फिजिक्स, इन सब चीज़ों में मेरी रुचि अधिक थी। नागरिक सुधांशु जी को कौन सी मिनिस्ट्री लगता है कि बीजेपी के 10 साल में सबसे बेहतर काम करती दिखी है? रोडवेज, फॉरेन, फाइनेंस, डिफेंस। देखिए इतने शानदार इतने डायमेंशन में काम हुए हैं। अगर आप देखें, अब वहाँ से शुरू करिए, होम मिनिस्ट्री, क्या दौर था, उत्तर से दक्षिण तक कहाँ धमाके नहीं होते थे। मतलब कई बार बोल चुका हूँ, चंडीगढ़ से लेके चेन्नई तक और गुवाहाटी से लेके सूरत तक और मतलब फैज़ाबाद वाराणसी से लेके नागपुर तक, आज वो दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक चले गए। क्या इतना बड़ा परिवर्तन नहीं दिख रहा है? भारत की विदेश नीति में आज इतना बड़ा परिवर्तन, भारत की रक्षा नीति में आज इतना बड़ा परिवर्तन कि हम डिफेंस में बताइए कहाँ 1,500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था, आज 22,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होने लगा। हम 75-74% ऐसे आइटम हैं जिसमें हमने कह दिया कि ये बाहर से खरीदे ही नहीं जाएंगे, इंपोर्ट में। फाइनेंस में अगर आप देखें तो हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, 37 किलोमीटर पर डे सड़क बनी है। अगर आप देखें रेलवे में तो 90% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। अगर हम टेलीकॉम में देखें तो आज 84 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन आ गया, 90 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन आ गया। कितना कितना देखा जाए, और इनलैंड वाटरवेज की शुरुआत हो गई। एनर्जी में देखिए तो साहब पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने टारगेट रखा था 2030 तक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और पावर जनरेशन में 40% का टारगेट अचीव करेंगे, जो 2022 में अचीव कर लिया। रिवाइज टारगेट 2030 का हो गया। तो कह सकते हैं गिनत गिनत उंगली थक गई है, काम हुए हैं हजार। ये है मोदी सरकार। अच्छा ये बताइए, मोदी जी और अटल जी को छोड़कर मतलब नॉन बीजेपी प्राइम मिनिस्टर्स में से आपके फेवरेट कौन है? देखिए वैसे तो किसी भी कालखंड के व्यक्ति की उसी कालखंड के साथ तुलना की जा सकती है, परंतु अगर उस ढंग से देखा जाए कि गैर बीजेपी में तो लाल बहादुर शास्त्री जी, और उन पे लगे व्यक्तिगत आरोपों को अगर छोड़ दें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड परिस्थितियों में से पीवी नरसिम्हा राव जी ने काम किया। मतलब मैं इस पे आपको एक अपना एक्सपीरियंस भी बता सकता हूँ। 2002 में मेरी वॉशिंगटन में नरसिम्हा राव जी से मुलाकात हुई। वो एक प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बन के गए थे और मैं भी बाई चांस उसी में था, होटल हयात में। तो मैंने उनसे, मुझे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में मिलने मौका मिल गया, तो मैंने उनसे कहा कि डिस्पाइट बीइंग ए बीजेपी मैन, आई एम एडमायरर ऑफ यू, बिकॉज व्हेन यू टुक ओवर द कंट्री वाज पासिंग थ्रू ए वेरी क्रिटिकल फेज। कंट्री वाज ऑन द वर्ज ऑफ इकोनॉमिक बैंक्रप्सी, सोना गिरवी रखा गया था। अगर आप उस समय देखें, बिकॉज ऑफ मंडल द कास्ट फ्रेंजी वॉट एट इट्स पीक, अयोध्या में गोलियां चल गई थी, कम्युनल फीलिंग्स वर एट इट्स पीक, और पंजाब में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ था, कश्मीर में शुरू हो गया था। पूर्वोत्तर की स्थितियां वॉलेटाइल थी। एलटीटी ने उसी समय राजीव गांधी जी की जान ली थी और पहली बार देश एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट देख रहा था। इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में से जिस तरीके से उन्होंने देश को निकाला, मैंने कहा कि आप कांग्रेस के हैं मगर परंतु मुझे फिर भी इस बात के लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने क्या कहा? अब वो मैंने आगे क्या बोला है भी बता दे रहा हूं। कहा, मैंने उनसे कहा कि मैंने सुना है अटल जी भी आपसे सलाह लेते हैं। अच्छा। तब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा हाँ, कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाती है तो कभी कभी उनका भी फोन आ जाता है। नहीं, ये मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा मतलब अगर आप योगदान की बात कीजिए और इतना कंट्रीब्यूट करने के बाद भी जिनको दबा दिया गया, भुला दिया गया, वो पीवी नरसिम्हा राव है। और क्यों किया गया ये तो खैर सबको पता ही है। नहीं, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, उन लोगों ने उस माहौल को देखा नहीं है। अच्छा ये बताइए, अयोध्या में 6 दिसंबर 92 को जो माहौल था, मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से, आप होते आप क्या कर लेते? वहां तक आप फौज और पुलिस पहुंचाने में आपकी हालत खराब हो जाती है। अरे क्या बात करते हैं, हजरत बल की मस्जिद पे कब्जा कर लिया गया था तो बिरयानी पहुंचा रहे थे अंदर, और यहां कह रहे हैं लाखों की भीड़ पे गोली चलवा देते। क्या हेलीकॉप्टर से गोली चलवाते? भावनाएं भड़काना आसान काम है और समाधान देखने का प्रयास करना अलग काम है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब हम इतिहास में किसी चीज का एनालिसिस करें
तो बहुत ऑब्जेक्टिव सिचुएशन में करना चाहिए। नहीं, आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि भावनाएं भड़काना बहुत आसान है और उसका सल्यूशन निकालना, क्योंकि मुझे ऐसा दिखता है एज अ पत्रकार भी कि कई बार नरेंद्र मोदी का भी बहुत क्रिटिसिज्म होता है कि इस मामले में ऐसा क्यों नहीं कर दिए, एकदम रगड़ क्यों नहीं दिए, लेकिन उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर सोचना ये कई बार लोग भूल जाते हैं। देखिए, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो आपने बात कही है, एक और बात मैं जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर कहीं बेहतर काम किए एज कंपेयर टू प्राइम मिनिस्टर, चूंकि पीवी नरसिम्हा राव ने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में उनको काम करने की स्वतंत्रता दी सही बात। और प्रधानमंत्री के रूप में स्वतंत्रता नहीं मिली। और जो लोग मोदी जी के बारे में कहते हैं, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, देखिए इसको थोड़ा लाइटर ढंग से समझिए। ये कुछ कुछ ऐसा है जैसे हम लोग वर्ल्ड कप क्रिकेट का मैच देख रहे होते हैं और कोई बॉलर आएगा, इसको ऐसे मारना चाहिए था, इसको खेलना ही नहीं आता। भाई साहब, वहीं बैट लेकर उसी स्टेडियम में उसी बॉलर के सामने उनको खड़ा कर दीजिए, तो जो आपकी हालत होगी वो होती है, कई बार हमें नहीं पता होता। और जानते हैं वो हालत क्या होगी? इसके सबसे बढ़िया उदाहरण पॉलिटिक्स में कौन है? आम आदमी पार्टी। यही तो ज्ञान देते थे बाहर से बैठ के, सारी संसद चोर है, ये बेईमान है, वो बेईमान है, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा। आप सब कुछ ले रहे थे क्योंकि या तो आपको पता नहीं था या आप शरारत कर रहे थे। तो इसलिए कहानियां सुनाकर, मैं जनता से कहना चाहूंगा, ये जो कहानियां सुनाकर आप लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है, इस बात को समझिए, ये एक फूड फॉर थॉट है भारत की राजनीति में। जिसको कहा गया मैं नई राजनीति लाऊंगा, मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ये कई बार उस विषय का विजन जो आपके पास, हम लोगों के पास कम होता है। मैं छोटी सी एक बात कहना चाहता हूं, मैं उनकी बात का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, सिक्योरिटी लेने वाली बात, मैं तो दोनों तरफ रहा हूं, मैंने राजनीति के बाहर से भी देखी है। कई बार लोगों को असुविधा लगती है कि साहब वो फला व्यक्ति जा रहा है और मेरी ट्रैफिक रोक दिया गया सिक्योरिटी रीजन से, तो मेरे लिए थोड़ा कष्ट की बात हो गई। पर ऐसा नहीं है। वो सिक्योरिटी यदि प्रोटेक्टी के लिए ज़रूरी है तो आपके लिए भी ज़रूरी है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई, उनकी हत्या की गई, उनके साथ जो 20 लोग मर गए, उनका क्या दोष था भाई? अगर वो उस समय, टारगेट तो राजीव गांधी थे, वो 20 लोग तो खामखा में चले गए, अगर वो उस रेंज में उसके नज़दीक नहीं होते तो उनकी जान तो बच सकती थी। तो इसलिए जब आपको एक सर्टेन डिस्टेंस पे कहा जाता है, अब कई बार ये किसी को नहीं समझ में आता, तो आपने कहा चलो हम ये बात कहेंगे और फिर उसके बाद जो आएगा मौके पे करेंगे। तो इसलिए एक आखिरी प्रश्न, आपका डिबेट में पसंदीदा ओपोनेंट कौन है जिसके साथ डिबेट करके आपको मजा आता है जब आप डिबेट शोज में जाते हैं? नहीं, इसको लेकर मैं पूरी तरीके से दृष्टा भाव से डिबेट करता हूँ, कर्ता भाव से नहीं, जो भी हो ब्रिंग इट ऑन। और मैं किसी दूसरे का नाम लेकर उसको मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा, थोड़ा एक इतना लंबा समय हो गया डिबेट करते हुए, मतलब आप समझिए कि मैंने किन लोगों के साथ टीवी डिबेट किए। सत्यव्रत चतुर्वेदी कांग्रेस के, जनार्दन द्विवेदी, सलमान खुर्शीद जी, ये अभिषेक मनु सिंघवी जी, प्रमोद तिवारी जी, कई मौक़ों पे चिदम्बरम जी के भी साथ रहे हैं। अब सोचिए वहां से यहां तक अब किसका नाम लिया जाए? अच्छा, जाते जाते इतना बता दीजिए, ये जो और चुनाव के समय में किसी का नाम लेके उसके लिए पता चला वो राहुल गांधी जी के 23 में ना काउंट हो जाए। जबकि हैं कुछ लोग हैं जो जिनकी कि मैं नॉलेज से और उनके प्रेजेंटेशन को अच्छा मानता हूं, प्रेजवर्दी। नाम आप पूछिएगा तो 4 जून के बाद बता दूंगा। नहीं तो उन पे संकट आ जाए। आपके प्लानिटरी जो गणना है वो भी कह रही है कि आएगा तो मोदी ही। देखिए, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जन्म कुंडली नहीं, कर्म कुंडली भी कह रही है कि आएंगे तो मोदी। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और मैं एक और बात बताऊं, ये छोड़िए, भारत का भविष्य किस तरफ जा रहा है, एक लाइन में बताता हूं। हमारा जो ग्रोथ है पिछले 70 सालों में, वो डिकेड बाय डिकेड है, और कांग्रेस का डिक्लाइन डिकेड बाय डिकेड है, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 84। हमारा राइज डिकेड बाय डिकेड है, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 84। 1950s जनसंघ वॉज इररिलेवेंट पार्टी, 1960s वी बिकम अ रिलेवेंट पार्टी। 67 में हमारी 35 सीटें आई और कई राज्यों में सरकार बनी। 70s वी बिकेम फर्स्ट टाइम द मेंबर इन द कोलिशन एट द सेंटर, और सेवरल स्टेट्स में हमारे सीएम बने। 80s में थोड़ा झटका, इन द डिकेड ऑफ लेट 80s एंड अर्ली 90s प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी। डिकेड ऑफ 2000 अ पार्टी लीडिंग द कोलिशन। डिकेड ऑफ 2010 क्लियर मेजॉरिटी। अब डिकेड ऑफ 2020 400 पार। तो जो कुछ हो रहा है ये बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। और इसका एक और कारण है, जब से मीडिया स्वतंत्र हुआ है और जब से साक्षरता बढ़ी है, भाजपा का उत्थान हुआ है। ये बताइए,
साक्षरता 50% कब क्रॉस की? 90 के दशक में। मीडिया कब स्वतंत्र हुआ? 90 के दशक में। जुडिशरी कब स्वतंत्र हुई? 90 के दशक में। बीजेपी की सरकार बनी। 2010 में भाजपा भारत की साक्षरता दर 60% और सोशल मीडिया आया और बूम आ गया। मोदी जी की 2/3 बहुमत, क्लियर मेजॉरिटी की सरकार। अब की 75% है, तो 2/3 बहुमत भाजपा का और एनडीए 400 पार। तो भारत की साक्षरता दर, मीडिया की स्वतंत्रता, लोगों को ज्यों ज्यों फैक्ट्स को सही रूप से समझने की क्षमता आती जा रही है, भाजपा उठती जा रही है। तो इसलिए मोदी जी आएंगे, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं रखती। और देखिए, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हमारा शो का नाम टॉप एंगल है, और सुधांशु जी से बेहतर कोई मुझे दिखता नहीं जो आपको इतना ऊपर ले जाकर ऐसी दृष्टि दिखाए कि आपको भारतीय राजनीति में जो हुआ है, देश में जो हुआ और देश में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो इतना स्पष्ट नजर आने लगे। वैसे टॉप एंगल पे एक और बात कहूँ, आजकल की पीढ़ी सिर्फ अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते कई बार इन शब्दों से भी मतलब अनभिज्ञ होती चली जा रही है। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है हिंदी, संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में, विहंगम दृश्य। हाँ, तो विहंगम का अर्थ क्या होता है? कुछ कुछ इंग्लिश में आप समझिए बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई। विहंगम का अर्थ होता है, विहग मतलब होता है पक्षी। तो जो पक्षी की दृष्टि से टॉप से दिखाई पड़े उसे कहते हैं विहंगम दृश्य। और अक्सर आजकल लोग विहंगम का मीनिंग भूलते जा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा, आपने टॉप एंगल कहा, तो अगर टॉप पे ले जाना है देश को तो विहंगम दृष्टि चाहिए। बिल्कुल, देश के लिए भी, समाज के लिए भी और इतिहास के लिए भी। बहुत शानदार। सुधांशु जी, आपको सुनने के लिए तो ऐसा लगता है 4-5 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन आपने इतना समय दिया चुनावों के बीच में, क्योंकि आपका बहुत व्यस्त कार्यक्रम चल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगली बार फिर मुलाकात होगी टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में। नमस्कार।